हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया। चलिए फिर आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, उसका टेस्ट नंबर 1 हुआ था हमारा रिस्क एंड लिवरेज चैप्टर का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाले चैप्टर का। तो आइए एक बार फटाफट से इस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और किसी को भी अगेन ये टेस्ट चाहिए हो, इस टेस्ट का लिंक चाहिए हो, तो वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे आपको ये टेस्ट मिल सकता है। ठीक है ना। आइए अब, तो ये था आपका ये टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका। बाय द वे पहले तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एज इट इज आपके पेपर में आया हुआ है। ये मैंने एफएम का पेपर नवंबर 2019 अटेम्प्ट का पेपर ओपन किया हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे 5 नंबर का ही पेपर में आया था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्राम लिमिटेड, वही सेम क्वेश्चन है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड from books of Tram Limited, the equity shares of which is trading in the stock market at ₹14। तो 14 आपको MPS दे दिया, ठीक है, आज का प्राइस दे दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की, 10% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2 लाख रुपए के, रिजर्व्स हैं 8 लाख रुपए के, 10% डिबेंचर से 6 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर, मतलब EBIT एक तरह से आपको दे दिया है 4 लाख, इंटरेस्ट आपको दे दिया 60,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब EAT आपको दे दिया 2,40,000। आपसे मांगा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्या चाहिए होगा अगर प्री टैक्स निकालनी है? तो सर EBIT चाहिए, ठीक है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कमाया डिवाइडेड बाय कितना लगाया था, मतलब टोटल कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, वो सारा मिलाकर उनके पैसों पर क्या कमाया है, EBIT कमाया है। तो EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। फिर हमने यहां पे किया था अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सिंपल सा फॉर्मूला। और प्राइस अर्निंग रेशियो MPS डिवाइडेड बाय EPS। कहने का मतलब है, पहले एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, वहां पे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा डेटा निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंगली फिर फॉर्मूलेज लगाने हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो ये है आपका पास्ट ईयर नवंबर 2019 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा अमाउंट। तो आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तो क्वेश्चन में दे रखी है। ये थी आपके पास 4 लाख रुपए, माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट जो कि आपके पास 60,000 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, 3,40,000। माइनस करेंगे इसमें से टैक्स। टैक्स की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, बट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,40,000। तो टैक्स जितना भी होगा वो माइनस करेंगे, तो मेरे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000, मतलब बैलेंसिंग फिगर आपके पास टैक्स आ गया 1 लाख रुपए, ठीक है ना। अच्छा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ये माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस वालों को भी पे कर दिया, जो भी इसके बाद निकलेगा वो आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2 लाख रुपए के 10% वाले, तो 2 लाख रुपए की कैपिटल पे फेस वैल्यू पे 10% डिविडेंड का रेट, 20,000 आपके पास यहां पे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2,20,000। अब आपके पास सारा डेटा आ चुका है। सबसे पहले पार्ट में आपको क्वेश्चन ने बोला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले तो इसका फॉर्मूला क्या लगाया है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो लगाया है उस पे कमाया क्या है। तो डिनोमिनेटर में एक तरह से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कितना पैसा लगाया और इस टोटल पैसों पर कमाया कितना। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में तो इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट सबका पैसा आ जाता है, तो इन सबके लिए क्या कमाया है बिजनेस से,
ईबीआईटी, क्योंकि ईबीआईटी के बाद तो जिसने कंपनी में पैसा लगाया था उनमें पैसा बांटते हैं एक तरह से, ठीक है ना। डेट वालों को इंटरेस्ट बांट दिया, सरकार को टैक्स बांट दिया, प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड बांट दिया, लास्ट में जो बच गया वो इक्विटी वालों का या फिर कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स। एनीवे, ईबीआईटी आप निकाल चुके थे, कितना आया था? अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके पास क्वेश्चन में है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, 12 लाख हो गया टोटल, प्लस रिजर्व्स 8 लाख 20 लाख हो गया, प्लस 6 लाख डिबेंचर्स 26 लाख, और ऑब्वियसली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ये आ जाएगा आपके पास 15.38%। सेकेंड पार्ट में उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे मांगा है अर्निंग पर शेयर, तो ये एक तरह से ए पार्ट फिर बी पार्ट। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके पास 2,20,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है आपके पास 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख, ठीक है ना। इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास ₹2.2 पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आ गया। लास्ट आपसे सी पार्ट में इस क्वेश्चन में मांगा है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एमपीएस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली लाइन में 14, डिवाइडेड बाय ईपीएस आपने अपने बी पार्ट में निकाला है अभी 2.2, तो ये आ गया आपके पास 6.36। एंड दिस इज इट, ये था आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अच्छा, इसके बाद है अब आपके पास टेस्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस वाले चैप्टर से था। बाय द वे, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पेपर में नवंबर 2019 के ही पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस शीट ऑफ गीताश्री लिमिटेड इज गिवन बिलो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है ना। इनफैक्ट मैंने यहीं से उठा के आपके टेस्ट में डाला था ये क्वेश्चन। बाय द वे, मैं ये साथ साथ जैसे टेस्ट आपको दिखा रहा हूं, अब आप अज्यूम करके देखिए नवंबर 2019 का पेपर कितना आसान पेपर होगा। इससे पिछला क्वेश्चन भी नवंबर 2019 का था, 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी जो है अभी देखते हैं, करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट सेम ऐसा क्वेश्चन बस डिफरेंट फिगर्स के साथ हमने अपनी बुक में भी किया हुआ है, और ये देखो ये क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का आया हुआ है। मतलब 15 नंबर का अभी तक का पेपर, 2 ही क्वेश्चन उठाए हैं, और 15 नंबर का अभी तक का पेपर बिल्कुल बच्चों वाला आसान पेपर, ठीक है ना। आइए, मतलब गलती का कोई स्कोप ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका पास्ट ईयर नवंबर 2019। कोई नालायक ये ना समझ ले कि सर ठीक है नवंबर 2019 का पेपर आ गया होगा, ऐसा। मैं और पेपर्स भी डिस्कस करूंगा, उनके भी क्वेश्चंस आपको टेस्ट में देता रहूंगा, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए, पेपर आसानी आता है। द बैलेंस शीट ऑफ गीताश्री लिमिटेड इज गिवन बिलो। लायबिलिटीज के नाम पर आपको शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच, 1,80,000 की, रिटेन्ड अर्निंग 60,000, तो टोटल इक्विटी फंड 2,40,000। नॉन करंट लायबिलिटीज में 10% डेट 2,40,000, करंट लायबिलिटीज 1,20,000, और लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल 6 लाख। एसेट्स में फिक्स एसेट है 4.5 लाख, करंट एसेट है 1.5 लाख, टोटल वही 6 लाख। कंपनीज एसेट टर्नओवर रेशियो इज 4, इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2 लाख। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो वाली फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट के अलावा। इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि वो फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है एक तरह से। एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 60%। बाय द वे, अगर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 60% है, तो पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज बचेगा? 40%, सिंपल बात। टैक्स रेट आपको 30% दिया हुआ है। मांगा है आपसे फर्स्ट पार्ट में ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। सेकंड पार्ट अभी देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से ये सारे लिवरेजेस निकालने के लिए पहले फटाफट से फॉर्मूला, यहां पे आपका परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला हमने किया था वो लगेगा, या जो अल्टरनेट फॉर्मूला किया था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज के केस में वो वाला लगेगा?
तो सर आपके पास क्वेश्चन में सिंगल डेटा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो लगेगा सिंगल वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करके। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही फिक्स्ड कॉस्ट है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही इंटरेस्ट आता है जो कि फाइनेंशियल लिवरेज के एग्जिस्टेंस का रीजन है। एक बार आपके पास ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बीच में दो खर्चे लाए करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंबाइंड लिवरेज आता है। ठीक है ना। आइए, ये बात मैंने फॉर्मूलेज आपसे इसलिए भी डिस्कस किए क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी, ये तीन मेन चीजें चाहिए ये सारे लिवरेजेस निकालने के लिए, तो सर इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आइए, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं ना, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में एक कॉलम तो हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स के लिए, यहां पे फर्स्ट पार्ट में जो करना है लिवरेजेस वगैरह उसकी सारी कंप्यूटेशन में लिख दूंगा। तो सर बाकी जगह क्यों छोड़ रहे हो, इसमें क्या बना रहे हो? ये अभी आपके सेकंड पार्ट का काम होगा इन बाकी के 3 कॉलम्स में, ये जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब देखते हैं। पर्टिकुलर्स, यहां पे प्रेजेंट सिनेरियो, बाकियों में बाद में लिख देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल तो कहीं पे क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, वेरिएबल कॉस्ट की भी परसेंटेज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं लिखते, फिर जब आ जाएगी तब लिख देंगे। यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, ये अब आपको दे रखी है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास 2 लाख। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। माइनस करते हैं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में 10% डेट 2,40,000, मतलब 24,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। 2,40,000 के डेट पे 10% का रेट। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीटी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में आपसे सेकंड पार्ट के लिए काम करते हैं, आगे की इनकम स्टेटमेंट भी बना ही लेते हैं। ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के रेफरेंस से बात करूं तो बस यहीं तक की इनकम स्टेटमेंट की जरूरत है, ईबीटी तक की। माइनस करेंगे इसमें से टैक्स, और टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहां गया? 30%। सर ईबीटी नहीं है तो टैक्स का अमाउंट थोड़ा ना निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो पूरा करें, ईएटी आ जाएगा। अच्छा, ईएटी में से फिर माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है आपके पास, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो इसी ईएटी को मैं क्या कह सकता हूं? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। अच्छा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपके पास ईपीएस आ जाता है, यही होता है। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,80,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक फेस वैल्यू वाला शेयर, तो 18,000 शेयर्स। ठीक है ना। अब सर इस डेटा को पूरा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले तो सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये डेटा आएगा कैसे? तो आपको क्वेश्चन में, मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं यहां पे, आपको क्वेश्चन में एसेट टर्नओवर रेशो दी हुई है। एसेट टर्नओवर रेशो है आपके पास 4। ठीक है ना। एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यही होता है। यहां पे गलती मत कर देना, दोबारा एक बारी बता रहा हूं, क्लासेस में भी वैसे बताया हुआ है, बच्चे यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं कई बारी, एसेट टर्नओवर लिखा है तो एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर। भाई फॉर्मूले को समझने की भी कोशिश करो, मैंने कई बारी बताया है, फॉर्मूले को हमेशा डिनोमिनेटर से समझा जाता है। डिनोमिनेटर में लिखा है टोटल एसेट, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? कितने टोटल एसेट लगाए जिस पर आपने टर्नओवर कमाई। पहले एसेट लगाए होंगे या टर्नओवर कमा ली होगी? पहले मशीनें लगाई होंगी, एसेट लगाए होंगे, उसकी हेल्प से प्रोडक्शन हुई होगी, तभी तो आपने उस प्रोडक्शन को बेच के सेल कमाई होगी। ठीक है ना।
तो आपके पास टर्नओवर तो देखो आपको निकालनी है, मतलब सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 4.5 लाख प्लस 1.5 लाख 6 लाख इक्वल्स टू, इसका आंसर आपको 4 दे रखा है, मतलब यहां से आपके पास टर्नओवर आ जाएगी 24 लाख। ठीक है ना? तो आपके पास टर्नओवर आ गई 24 लाख। बस अब टर्नओवर यहां पे पुटअप कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस डाल के। 24 लाख टर्नओवर अगर आ गई आपके पास, तो वेरिएबल कॉस्ट की रेशो 60% दी हुई थी, तो 24 लाख का 60% आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी, 14,40,000 माइनस 24 लाख, ये आपके पास एक सेकंड, ये आपके पास आ जाएगा 9,60,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी है, ये माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 7,60,000 का ईबीआईटी। इंटरेस्ट आपके पास ऑलरेडी है, ये माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 7,36,000 जो कि है आपका ईबीटी। 30% का इस पे रेट लगाएंगे, ये आ जाएगा 2,20,800। तो नेट आ जाएगा 736 माइनस 2,20,800, ये आ जाएगा 5,15,200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18,000 करेंगे आपके पास 28.62, ये आ गई आपके पास ईपीएस। ठीक है ना? तो ये अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का डेटा पूरा हो गया। अब आगे जो लिवरेजेस मांगे हैं फटाफट से वो निकाल लेते हैं। एक तो आपसे मांगा है डीओएल, ये है आपका फर्स्ट का भी ए पार्ट का आंसर। डीओएल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यही होता है। कंट्रीब्यूशन है आपके पास 9,60,000, ईबीआईटी है 7,60,000, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 7,60,000, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 1.26। ठीक है ना? ऐसे ही बी पार्ट में आपको निकालने को बोला है डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसका फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी है आपके पास 7,60,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी है 7,36,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.03। लास्ट आपसे मांगा है सी पार्ट में इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज डीसीएल। इसका फॉर्मूला या तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, नहीं तो अल्टरनेट फॉर्मूला डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल। अब जब ये दोनों निकाल चुके हैं तो मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। 1.26 मल्टीप्लाई बाय 1.03, ये आ जाएगा 1.298 राउंड ऑफ करके। ठीक है ना? आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है पूरा, सेकंड पार्ट पढ़िए। फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 120, मतलब अगर ईपीएस यहां पर 1 हो तो यहां पर ईबीआईटी कितना आएगा। अगर ईपीएस यहां पर 2 हो और 0 हो, इन तीनों केसेस में ईबीआईटी कितना आएगा ये आपसे मांगा है। 1, 2 और 0 ही है ना? हाँ, ठीक है ना? तो मतलब यहां पर अगर ईपीएस 1 हो तो ईबीआईटी निकाल रहे हैं इस कॉलम में, यहां पे ईपीएस अगर 2 हो तो ईबीआईटी कितना, यहां पे ईपीएस अगर 0 हो तो ईबीआईटी कितना। एक तरह से रिवर्स वर्किंग होगी भाई। ईपीएस कुछ भी हो जाए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वही हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमने कोई और शेयर्स इशू करे हैं। तो एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18,000 है और ईपीएस 1 आया है, मतलब आपने कमाया कितना होगा? आपने 18,000 एक तरह से वही फॉर्मूले में पुट करके अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ईपीएस, इसी फॉर्मूले में जो डेटा दिया हुआ है वो पुट अप करके आपके पास अर्निंग्स आ जाएंगी। मतलब 18,000 कमाया होगा, 18,000 शेयर्स होंगे तो पर शेयर पे 1 रुपए ही कमाया। अच्छा, टैक्स का रेट आपको 30% दे रखा है। अगर ईबीटी 100% है, टैक्स 30% है, तो ये जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या ईएटी वाली अमाउंट है, ये 70% को रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब 18,000 डिवाइडेड बाय 70% करूंगा, ग्रॉस अप करूंगा, एक तरह से 100% की वैल्यू आ जाएगी 25,714। बैलेंसिंग फिगर आपके पास टैक्स का अमाउंट आ जाएगा 7,714। ऑल्दो ईबीटी आ चुका है, कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट तो वही रहेगा। जब लोन का अमाउंट सेम था, ईपीएस के बदलने से इंटरेस्ट थोड़ा ना बदल जाएगा, लोन तो हमारा उतना ही है। अच्छा, इंटरेस्ट आ गया, ईबीटी आपके पास आ चुका है, प्लस करेंगे 24,000 का इंटरेस्ट, इसमें आपके पास आ जाएगा 49,714 एंड दिस इज इट। यही तो निकालना था आपको ईबीआईटी। तो 1 रुपए का ईपीएस, तो ईबीआईटी कमाया होगा 49,714। एक तरह से पूरी रिवर्स वर्किंग है।
अच्छा, सेकंड केस में ईपीएस 2 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18,000, तो अर्निंग्स कितनी होंगी यहां पे 36,000, 18,000 इंटू 2, टैक्स 30% है, मतलब 36,000 डिवाइडेड बाय 70% करूंगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी 51,429। बैलेंसिंग फिगर आपके पास टैक्स आ जाएगा 15,429। ठीक है ना। इंटरेस्ट वही 24,000, ये ऐड कर देंगे 51,429 प्लस 24,000, ये आ जाएगा आपके पास 75,429। ऐसे ही लास्ट वाला केस, भाई अगर ईपीएस 0 आई है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वही है, आपने फिर कुछ ही नहीं कमाया होगा इनके लिए। बाय द वे, अगर ईएटी या अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इस क्वेश्चन में 0, तो टैक्स भी 0, ईबीटी भी 0। ठीक है ना। इंटरेस्ट 24,000 है, मतलब आपने ईबीआईटी 24,000 ही कमाया है। 24,000 का ईबीआईटी कमाया, उसमें से 24,000 का इंटरेस्ट, आगे कुछ नहीं बचा आपके पास। एंड दिस इज इट। आपने जो ये इन तीनों पार्ट्स में किया है, ये आपका एक तरह से इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है ना। यही आपसे मांगा था, ये 3 ईबीआईटीज रिस्पेक्टिव ईपीएस पर। तो बिल्कुल आसान था और आपको पता भी चल गया होगा। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी बुक में भी कर रखा है क्लासेस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके बाद हमारा टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 3। ये अब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाले चैप्टर से था क्वेश्चन। एंड ये वाला क्वेश्चन भी पहले तो आपके रेफरेंस के लिए, ये भी आपका नवंबर 19 का, मोस्टली टेस्ट मैंने आपका ये नवंबर 19 के पास क्वेश्चन पेपर से उठा के बनाया था ये, ताकि आपके स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस है पिछले अटेम्प्ट्स के, वो भी कवर्ड अप हो जाएं इस टेस्ट में। जैसे मैंने नवंबर 19 का पेपर उठाया, ऐसे ही और पेपर्स उठाता रहूंगा बाकी टेस्ट में। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ था नवंबर 19 में, 10 नंबर का ये एज इट इज वही क्वेश्चन, अ कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 5 करोड़। तो यही सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट में था। आइए पढ़ते हैं। A company wants to raise additional finance of rupees 5 crore in the next year. The company expects to retain 1 crore earning next year. तो 1 करोड़ रुपया तो रिटेन अर्निंग से आ जाएगा, टोटल 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, मतलब 4 करोड़ रुपए और रेज करने पड़ेंगे। फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोज। आपको डेटा दिया हुआ है। पहला पॉइंट, द अमाउंट विल बी रेज्ड बाय इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ 3:1। इक्विटी और डेट कि रेशो 3:1 बननी चाहिए, मतलब टोटल 5 करोड़ रुपया चाहिए। अगर इसको मैं देखूं तो 3.75 इक्विटी से आना चाहिए, बाकी जो बचा 1.25 ये डेट से आना चाहिए। अच्छा, इक्विटी से जो 3.75 आएगा, इसमें से भी 1 करोड़ की तो रिटेन अर्निंग्स है, बाकी 2.75 की आपको नई इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग्स मिलकर पूरा इक्विटी फंड बन जाएगा। ठीक है, आगे, द एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल रिजल्ट इन प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड एट 25। तो ये आपको एमपीएस 0 दे दिया या P0 मान लो। द डेट कैपिटल रेज्ड बाय वे ऑफ टर्म लोन विल कॉस्ट 10% फॉर द फर्स्ट 75 lakhs एंड 12% फॉर द नेक्स्ट 50 lakhs। क्योंकि हमें पूरा डेट 1.25 करोड़ का रेज करना है, तो उसमें से 75 lakhs और 50 लाख, टोटल 1.25 करोड़ ही हो गया, दो पार्ट्स में बांट दिया। 75 लाख तक का 10% इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, और नेक्स्ट 50 लाख पे 12% का कूपन रेट। द नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ₹2 पर शेयर। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%। तो ये आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे दिया। इनकम टैक्स रेट इज 25%। आपसे मांगा यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला पार्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। पहले पार्ट में तो आपसे यही कैपिटल स्ट्रक्चर मांगा है कि भाई 3:1 में इक्विटी और डेट से जो पैसा रेज करना है, कितना पैसा किस सोर्स से आएगा, वो एक बार पहले बताओ। फिर बी पार्ट में डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। जो ये 1.25 करोड़ का एडिशनल डेट रेज करना पड़ रहा है, इसकी केडी मांगी है एक तरह से आपसे। सेकेंड पार्ट में डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक तरह से KR एंड KE मांगा है आपसे। और डी पार्ट में कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस आफ्टर टैक्स, WACC मांगा है आपसे। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पास्ट ईयर, अगेन नवंबर 19 का। इस क्वेश्चन में ए पार्ट में सबसे पहले तो आपसे ये मांगा है, भाई हमें बाइफर्केशन बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो एक तरह से।
क्वेश्चन की लाइन लिख देते हैं पहले एक बारी। टोटल फंड्स रिक्वायर्ड या टोटल रिक्वायर्ड फंड्स 5 करोड़, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ने लिखा एडिशनल इश्यू, नहीं सॉरी, अमाउंट विल बी रेज्ड बाय इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ 3:1, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट 3:1, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद डेट। डेट में अब दो डेट आएंगे, एक 10% वाला, एक 12% वाला। 10% डेट, 12% डेट। इसी तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर दिखेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स में हमको पता है 1 करोड़ है। अच्छा, टोटल पैसा 5 करोड़ में से 3:1 में आना है, तो हम यहां पे पहले तो लिख देते हैं इक्विटी से और डेट से कितना कितना आना है, जो मैंने अभी बांट के आपको समझाने के लिए भी बताया था। तो 3.75 करोड़ था इक्विटी से, 1.25 करोड़ था डेट से। इसमें से भी 1 करोड़ की तो है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है ना। बाकी 2.75 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये जो डेट है इसको दो पार्ट्स में बांट दिया, 75 लाख का डेट अलग, 50 लाख का डेट अलग, ठीक है ना। तो पहली बात यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 2.75 करोड़, आई गेस आपको समझ आ गया। उसके बाद 75 लाख का डेट, 0.75 लिख दूं, और ऐसे ही 0.5 लाख, क्योंकि सारी वैल्यूज करोड़ में है। करोड़ एक बार ऊपर मेंशन कर देते हैं, इन करोड़, ठीक है ना। तो ये टोटल आपके पास 5 करोड़ बन जाएगा। आई गेस आपको समझ आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन का बी पार्ट, आपसे कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट मांगा है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, मतलब केडी मांगा है आपसे। अच्छा, रिडम्पशन का कोई पॉइंट नहीं है, तो यहां पे केडी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? रिडम्पशन का तो कोई पॉइंट नहीं है, तो वो पूरा फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे बस इतना फॉर्मूला लग जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 75 लाख 0.75 करोड़, वहां तक तो आपका इंटरेस्ट था 10%, प्लस नेक्स्ट 50 लाख पे आपका इंटरेस्ट था 12%। तो ये तो आपने निकाला टोटल इंटरेस्ट ऑन डेट। उसके बाद टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25%, 1 माइनस 25% डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 1 करोड़ 25 लाख, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, आपके पास केडी आ जाएगा, बी पार्ट भी हो जाएगा फिर हमारा। तो ये आ जाएगा आपके पास 8.1%। तो केडी आ गया आपके पास 8.1%। फिर उसके बाद सी पार्ट। अब सी पार्ट में आपसे मांगा था केआर और केई, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए कुछ अलग डेटा तो दे नहीं रखा है, तो यहां पे स्ट्रेट अवे हमारा कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, के ई इज इक्वल टू के आर बना देंगे हम, अज्यूमिंग के ई इज इक्वल टू के आर, और के ई का फॉर्मूला लगा देंगे। बाय द वे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे? के ई के तो हमने क्लास में 6 फॉर्मूले करे हुए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल, अर्निंग प्राइस मॉडल, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कैपम। इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको? डिविडेंड दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखा है, एमपीएस 0 दे रखा है, तो डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल लग जाएगा। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इसका यहां पे, डीपीएस 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस 0 प्लस ग्रोथ, यही था फॉर्मूला। और इसके नीचे रेफर कर देते हैं, अप्लाइंग
डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल। ठीक है ना, बस अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आपके पास क्वेश्चन में द नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है, तो इस डिविडेंड को जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं मान लेता हूं ये DPS 1 ही दे रखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वर्ड लिख रखा है। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अज्यूमिंग डिविडेंड ऑफ ₹2 गिवन इन क्वेश्चन as DPS 1 due to expected dividend return। ठीक है ना, तो फॉर्मूले में बस पुट कर दो KE इज इक्वल टू KR इज इक्वल टू DPS 1 2 डिवाइडेड बाय MPS 0 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 प्लस ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। ये आ जाएगा आपके पास 13%। तो KE इज इक्वल टू KR आपके पास 13% आ चुका है। आपका C पार्ट भी हो गया इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट D पार्ट आपसे मांगा था कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस आफ्टर टैक्स। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी आइए, कैलकुलेशन ऑफ WACC। कैपिटल यहां पे अमाउंट मतलब वो वैल्यूज जो है कैपिटल की, यहां पे कॉस्ट और यहां पे WACC। अच्छा, यहां पर अब KE इज इक्वल टू KR है 13%, और जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल है 2.75 करोड़, रिटेन्ड अर्निंग्स है 1 करोड़। तो आप चाहे अलग अलग कर लो, क्योंकि इक्विटी पे भी 13% पे 2.75 का वेट लगाओगे, और इसी तरीके से रिटेन्ड अर्निंग्स में भी 13% पे 1 का वेट लगाओगे। तो आप 13% पे पहले अलग 2.75 का वेट लगाओगे, फिर 13% पे 1 का वेट अलग लगाओगे फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स। इससे बढ़िया कंबाइंड करके पूरा इक्विटी फंड 3.75 का वेट लगा देते हैं 13% पे। तो आप सब्स्यूम करके भी कर सकते हो, क्योंकि KE इज इक्वल टू KR है। आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई। ऑल्दो अलग अलग करके करना चाहो अलग अलग करके भी कर सकते हो, मैं अलग अलग करके ही कर देता हूं। इक्विटी 2.75, रिटेन्ड अर्निंग्स 1, आप कंबाइंड करके कर सकते हो। डेट तो पूरा कंबाइंड करके लिख देते हैं 1.25। ठीक है ना। कॉस्ट अब यहां पे भी 13%, यहां पे भी 13%, और डेट की कॉस्ट कितनी आई थी KD 8.1%। तो यहां पे 13%, ये टोटल तो 5 करोड़ था, 13% मल्टीप्लाई बाय 2.75 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरीके से यहां पे 13% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। इसीलिए मैं आपको कह रहा था इकट्ठे कर सकते थे 13% पे सीधा 3.75 डिवाइडेड बाय 5 करके। 8.1% मल्टीप्लाई बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 मल्टीप्लाई बाय 2.75 7.15%, 2.6%, 2.025। टोटल निकालेंगे इसका, ये आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। $11.775%। तो ये आ गया आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। आई गेस आपको क्लियर हो गया। एंड दिस इज इट। देखो ये क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी तक के हिसाब से सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस टेस्ट में पुटअप करे थे वो आपके नवंबर 19 एग्जाम के पुटअप करे थे। सिंगल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। एक बात बताओ, 25 नंबर का पेपर
मेरे ख्याल से कुछ था नहीं अभी तक के पेपर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एफएम हमारी एग्जाम में 60 नंबर की है, उसमें से 25 नंबर की एफएम तो ये थी, कितनी इजी, ठीक है ना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। बाय द वे ये वाला क्वेश्चन अब आपका नवंबर 2018 पास्ट ईयर में आया हुआ है एग्जाम में। ये आपके सामने नवंबर 2018 का पेपर खोला हुआ है मैंने। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम 18 लाख वगैरह वगैरह। ये सेम क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर का नवंबर 2018 में आया था। आइए तो पास्ट ईयर नवंबर 2018, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, ए और बी कंपनी, दो कंपनीज का डेटा दे रखा है। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों कंपनीज की 18 लाख है। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब एक तरह से आपको ईबीआईटी दे रखा है, ठीक है ना। 12% डेट, ए कंपनी में तो डेट है 54 लाख, बी में डेट नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ए का दे नहीं रखा, बी का दे रखा है 18%। बाय द वे अगर बी में डेट नहीं दे रखा तो बी हमारी एक तरह से अनलिवर्ड फर्म है, ठीक है ना। जिस फर्म में डेट नहीं होता उसको अनलिवर्ड कहते हैं, और जिसमें डेट होता है उसको लिवर्ड। तो ए हमारी लिवर्ड फर्म है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड पहला पार्ट, डिटरमाइन द मार्केट टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, weighted average cost of capital for each company assuming no taxes as per mm approach. Second part, determine the total market value, equity capitalization rate and WACC, सेम चीजें, assuming 40% taxes as per mm approach। मतलब दोनों पार्ट सेम है, बस एक में टैक्सेस के अकॉर्डिंग करना है, एक में विदाउट टैक्सेस करना है। आइए तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे ए कंपनी हमारी लिवर्ड फर्म है, बी कंपनी हमारी अनलिवर्ड फर्म है। और सबसे पहले मुझे फर्स्ट पार्ट में टोटल मार्केट वैल्यू पता लगानी है दोनों कंपनीज की। मतलब बी की मार्केट वैल्यू पता लगाने का मतलब वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, ए की वैल्यू पता लगाने का मतलब वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। तो पहले वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म मतलब बी की वैल्यू पता लगा लेते हैं। अगर बी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म क्या होता है, फॉर्मूला हमने किया था वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड, ये ऐड कर देंगे दोनों को तो हमारे पास वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म दैट इज ए आ जाएगी। तो सबसे पहले बी की मार्केट वैल्यू पता लगाते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। आइए पहले तो ये बात हम क्वेश्चन में बताएंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी ए इज अ लिवर्ड फर्म due to presence of debt company B is an unlevered firm as there is no debt। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ बी मतलब वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक अनलिवर्ड फर्म की जो पूरी फर्म की मार्केट वैल्यू होगी, क्या वो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे? देखो मार्केट वैल्यू किसी कंपनी की क्या होती है, पूरी की पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू, इक्विटी प्लस डेट। अच्छा अनलिवर्ड फर्म में सिर्फ इक्विटी है, डेट है ही नहीं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म? भाई एक अनलिवर्ड फर्म में सिर्फ इक्विटी है, और वैसे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, इक्विटी प्लस डेट। और अगर है ही सिर्फ इक्विटी तो जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है वही पूरी फर्म की मार्केट वैल्यू है, तो वो सही लिखा मैंने यहां पे। अब इसी बेस लाइन के बेसिस पर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे, आपको याद होगा ऐसी ऐसी चीजें जो मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ये एक तरह से हमने क्लास में जो आर्बिट्राज का एक क्वेश्चन किया था वहां पे हमने इसी तरीके से किया था। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या, इक्विटी होल्डर्स के लिए क्या कमाया। देखो वैसे तो इक्विटी होल्डर्स के लिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स कमाते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो जो ईएटी है
और अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो सेम है, क्योंकि बीच में माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, वो नहीं है। अच्छा, टैक्सेस भी नहीं है, तो जो ईएटी है वही ईबीटी है। आई गेस आपको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद अनलिवर्ड फर्म है, तो अनलिवर्ड फर्म में डेट भी नहीं है, तो जो ईबीटी है वही ईबीआईटी है। तो एक अनलिवर्ड फर्म में इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं जो ईबीआईटी है वही एक तरह से अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, क्योंकि ईबीआईटी के बाद अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक पहुंचने के लिए बीच में जो जो चीजें माइनस होती हैं वो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑब्लिक आपकी रेफरेंस के लिए ईबीआईटी ऑब्लिक ये भी आपकी रेफरेंस के लिए, ये एक तरह से मैंने न्यूमरेटर में अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लिखा है, डिवाइडेड बाय ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आपके पास फर्म बी का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 18%, डिवाइडेड बाय 18% कर दिया। एक तरह से फॉर्मूला क्या लगाया है, न्यूमरेटर में लिखा है इक्विटी वालों के लिए क्या कमाया है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा है रेट। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो सर ये क्या कर दिया, कैसे फॉर्मूला लगा दिया, कुछ भी दिक्कत हो, तो एक बड़ी सिंपल सी बात, जैसे मैंने क्लासेस में भी ये रेफरेंस आपको दिया था, मैं कहूं 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, उस पे 10% का रिटर्न कमाया, तो रिटर्न का अमाउंट आया 10,000। अब मैं ये कैपिटल का अमाउंट छुपा लूं और आपसे बोलूं जरा बता सकते हो कैपिटल का अमाउंट, बिल्कुल बता सकते हो, x इज इक्वल टू 10,000 का रिटर्न कमाया डिवाइडेड बाय 10% के रेट पर कमाया। यही फॉर्मूला बनाया आपने यहां से, न्यूमरेटर में 10,000 लिखा मतलब रिटर्न का अमाउंट डिवाइडेड बाय 10% रिटर्न का रेट, मैंने वहां पर यही लिखा है। न्यूमरेटर में इक्विटी वालों के लिए क्या कमाया, रिटर्न का अमाउंट डिवाइडेड बाय किस रेट पर कमाया, 18%। ठीक है ना, तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको दे रखा था 18 लाख बी फर्म का। ये ध्यान रखना, ऑल्दो यहां पे दोनों का नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम है, लेकिन मैंने यहां पे लिखा बी का है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 18%, ये आ जाएगा आपके पास 1 करोड़ आएगा ना शायद, हाँ जी 1 करोड़। ये आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, और हमने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा था क्योंकि अनलिवर्ड फर्म है, डेट है नहीं, तो जो इक्विटी की वैल्यू है वही एक फर्म की वैल्यू है। तो आपके पास वैल्यू ऑफ कंपनी या फर्म बी ब्रैकेट में अनलिवर्ड आ चुका है 1 करोड़ इक्विटी के बराबर। ठीक है ना, अब मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए की मार्केट वैल्यू जो कि लिवर्ड फर्म है, डेट है इसमें, वो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया क्यों। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड। अच्छा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म आप निकाल चुके हो 1 करोड़ प्लस टैक्स शील्ड। अब फर्स्ट पार्ट में टैक्सेस ही नहीं है, तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, टैक्स शील्ड कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। अमाउंट ऑफ डेट तो है आपके पास 54 लाख, इनटू टैक्स का रेट है ही नहीं 0%, तो एक तरह से वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म भी क्या आ गई, 1 करोड़, एज सिंपल एज दैट। आई गेस आपको समझ आ गया। तो यहां पे वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म भी 1 करोड़ आई है क्योंकि टैक्सेस नहीं थे, टैक्स शील्ड ही नहीं आएगी कुछ, और वही वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म आई है। तो एक तो आपको बिना टैक्सेस के मार्केट वैल्यू निकालनी थी, वो तो हमने दोनों फर्म्स की निकाल दी। फिर आपको निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो ये आपको बी का तो दे रखा है, मतलब ए का निकालना है बस। मतलब जो हमने क्लासेस में एंड में फॉर्मूले लिखे थे एमएम अप्रोच में, इन अ लिवर्ड फर्म रिवाइज्ड केई, वो निकालना है आपको। ठीक है ना, बी का तो दे रखा है, तो मैं लिखता हूं इन अ लिवर्ड फर्म दैट इज कंपनी ए, केई इज इक्वल टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑब्लिक ईएटी डिवाइडेड बाय, और वैसे तो लिवर्ड फर्म में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और ईएटी सेम होगा। टैक्सेस भी मना कर दिए, टैक्सेस भी नहीं है, तो जो ईएटी है और ईबीटी है वो भी सेम होगा।
ठीक है ना, मतलब मैं कह सकता हूं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू ईबीटी इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ईबीटी के बाद अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुंचने के लिए जो चीजें बीच में माइनस होती हैं वो है ही नहीं। अच्छा, ईबीटी से ऊपर इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, इंटरेस्ट है अब क्योंकि लिवर्ड फर्म है और इसमें डेट और उसका कूपन रेट दे रखा है, इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हैं, तो मैं यहां पे ऑब्लिक करके ईबीटी लिखता हूं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न आपने कमाया उस बात की परसेंटेज। तो न्यूमरेटर में लिखा रिटर्न कितना कमाया डिवाइडेड बाय कितनी कैपिटल लगवाई थी उतना रिटर्न कमाने के लिए, परसेंटेज ऑफ रिटर्न आ जाएगा, दैट इज के। अच्छा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो आपके पास यहां पे ईबीआईटी था आपके पास 18 लाख, मैं अलग से वर्किंग नोट में कंप्यूट कर देते या यहीं पे कर देते हैं। ये तो था आपके पास 18 लाख नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, वन माइनस इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है, माइनस इंटरेस्ट कंप्यूट कर देते हैं, 54 लाख का डेट है और 12% का कूपन रेट है। तो ये एक तरह से जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थी मतलब ईबीआईटी था 18 लाख, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी आ गया। इसके बाद ना टैक्स है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो यही आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी ए मतलब लिवर्ड फर्म। ये भी फॉर्मूला हमने लिखा था, याद होगा आपको। भाई सिंपल सी बात है, एक लिवर्ड फर्म में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, टोटल वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। भाई टोटल वैल्यू में से डेट की वैल्यू माइनस कर दो, इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म तो 1 करोड़ आई थी जो हमने अभी ऊपर निकाली है, माइनस वैल्यू ऑफ डेट आपको क्वेश्चन में लिवर्ड फर्म दैट इज कंपनी ए में 54 लाख दे रखा है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 46 लाख। तो यहां पे इसको 46 लाख से डिवाइड करेंगे, आपके पास इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। ये आ गया 25.04%। आई होप आपको समझ आ गया। ये आपके पास इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी आ गया। सिर्फ कंपनी ए का निकाला, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया था, कंपनी बी का दे रखा है क्वेश्चन में ही। अच्छा, उसके बाद आपको एक तो हमें मार्केट वैल्यू निकालना था बिना टैक्सेस के, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना था बिना टैक्सेस के, निकाल लिया, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए, कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैपिटल वैल्यूज कॉस्ट WACC, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो है आपके पास इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू ये बाय द वे मैं अभी निकाल रहा हूं कंपनी ए का, कंपनी बी का भी इसके बाद। अच्छा, इक्विटी की वैल्यू कंपनी ए में अभी आपने पता लगाई थी 46 लाख, और डेट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी कंपनी ए में 54 लाख, ठीक है ना। केई आपने अभी निकाला 25.04% कंपनी ए का। केडी, अच्छा कूपन रेट दे रखा है 12%। बाय द वे केडी निकालने के लिए वैसे तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ओवरऑल डिवाइडेड बाय एवरेज लायबिलिटी। आपको रिडम्पशन वाला पॉइंट नहीं दे रखा, कुछ नहीं डेटा उसके बारे में, वो पॉइंट हट गया। अच्छा, उसके बाद आपको टैक्स रेट भी नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा जो कूपन रेट है अल्टीमेटली वही केडी है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि मैंने डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट क्यों लिख दिया, आपके पास टैक्स का रेट नहीं है तो और कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं, तो स्ट्रेट अवे 12% यहां पे केडी बन गया। बस अब इसके वेट्स लगाने हैं। ऐसे यहां पे 12% मल्टीप्लाई बाय 54 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़।
ठीक है ना। इसका बाद में टोटल लगाएंगे, आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 25.04 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपके पास 11.52%। ये आ जाएगा आपके पास 6.48%। 11.52 प्लस 6.48, ये आ जाएगा आपके पास 18%। तो 18% इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO फॉर कंपनी ए। एंड बाय द वे, कंपनी बी के लिए आपको ये सारी कंप्यूटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू, दैट इज KO इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू 18%। क्वेश्चन में ही दे रखा था KE, क्योंकि डेट नहीं है ना, तो वेट तो सारा का सारा KE पे ही लगेगा, 100% KE पे ही लगेगा। तो जो KE है वही KO है, जब KD है ही नहीं। ठीक है ना, तो स्ट्रेट अवे ये आंसर हो गया। तो अब हमें सेकंड पार्ट करना है, जिसमें सेम वही चीजें हैं, वही सारी चीजें निकालनी है, बस 40% टैक्सेस के अकॉर्डिंग अब करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, बस वहां पे टैक्सेस के इंपैक्ट्स देने होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे सबसे पहले वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बी निकाली थी, ठीक है ना, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म इक्वेट किया था। पहले यही काम करते हैं, मतलब एक तरह से वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म निकाल लेते हैं पहले। वैल्यू ऑफ कंपनी बी, दैट इज अनलिवर्ड फर्म। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले लिखा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, अगर ये एक अनलिवर्ड फर्म है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कॉन्सेप्ट वही है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है और टैक्सेस हैं अब 40% के। आपको एक तरह से लिखना क्या है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए कमाया क्या। अच्छा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल लूं या EAT बोल लूं, बात एक ही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद EAT बोल लूं या EBT बोल लूं, बात एक नहीं है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखा है। अब तो मैं EAT ही लिखूंगा डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब KE। ये आपको दे रखा है। एक तरह से वही कॉन्सेप्ट, कितना रिटर्न कमाया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय किस रेट पर कमाया, आपके पास कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। तो आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम तो दे रखी थी 18 लाख। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT 18 लाख, माइनस होता है इसमें से इंटरेस्ट। डेट नहीं दे रखा क्योंकि अनलिवर्ड है, डेट तो नहीं है, तो EBIT ही EBT है, बट माइनस टैक्स होगा। तो 1 माइनस टैक्स का रेट 40% दे रखा है। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वहां पे ये इंपैक्ट नहीं आया था। डिवाइडेड बाय KE आपको कितना दे रखा है इसका, 18%। तो ये सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी अनलिवर्ड फर्म की, ये आ जाएगा आपके 60 लाख। तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, यही आपके पास वैल्यू ऑफ कंपनी बी, दैट इज अनलिवर्ड फर्म है, ₹60 लाख। तो आपको मार्केट वैल्यू निकालनी थी, आपने मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म कंपनी बी तो आपने निकाल दी। उसके बाद आपको अब कंपनी ए की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ कंपनी ए लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म कंपनी बी प्लस टैक्स शील्ड। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म आपने अभी निकाली 60 लाख प्लस टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड कैसे निकलता है, डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। डेट तो था 54 लाख और टैक्स का रेट था 40%। ठीक है ना, तो ये डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट आपने कर दिया, आपके पास टैक्स शील्ड आ जाएगी। एक सेकेंड,
21,60,000 प्लस 60 लाख, ये आ जाएगा आपके पास 81,60,000। तो ये आ गई आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। एक सेकेंड, एक तरह से कंपनी ए की वैल्यू, तो कंपनी ए की भी मार्केट वैल्यू आ गई, कंपनी बी की भी मार्केट वैल्यू आ गई। मार्केट वैल्यूज निकालनी थी, फिर आपको निकालना था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अगेन कंपनी ए का ही निकलेगा क्योंकि कंपनी बी का तो दे रखा है। मार्केट, ओहो एक सेकेंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज KE of company A, that is of a livered firm। तो लिवर्ड फर्म का KE, अगेन वही फॉर्मूला, इन अ लिवर्ड फर्म KE इज इक्वल टू इक्विटी होल्डर के लिए कमाया क्या, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये लिख दूं या EAT लिख दूं, बात एक ही है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, लेकिन EBT वगैरह नहीं लिख सकता क्योंकि टैक्स है। अब डिवाइडेड बाय क्या कैपिटल लगवाई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल। पुटअप करेंगे इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इन अ लिवर्ड फर्म। मैं वर्किंग नोट में पहले इसको कंप्यूट कर देता हूं। वर्किंग नोट 1, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और EAT। देखिए आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम और EBIT दे रखा है 18 लाख। ये सब लिवर्ड फर्म की कैलकुलेशंस चल रही है, मैंने ऊपर हेडिंग में ये लिख रखा है इन अ लिवर्ड फर्म, ठीक है। EBIT इसका भी 18 लाख था क्वेश्चन में, माइनस पहले करेंगे इंटरेस्ट 54 लाख का डेट है जिसका कूपन रेट आपके पास था 12%, ठीक है ना। ये आएगा 6,48,000। आपके पास EBT आ जाएगा 11,52,000। माइनस करेंगे इसमें से टैक्स जो कि 40% है, 4,60,800। आपके पास आ जाएगा EAT जो कि एक तरह से अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। 6,91,200, ठीक है ना। तो ये तो बन गया मेरा न्यूमरेटर 6,91,200। मैं रेफरेंस डाल देता हूं इसी के आगे, वर्किंग नोट नंबर 1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन अ लिवर्ड फर्म। वर्किंग नोट नंबर 2 वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लिवर्ड फर्म। इसका फॉर्मूला हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। भाई आप टोटल वैल्यू में से डेट माइनस कर दो, आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म आपने ऊपर निकाल रखी है अभी 81,60,000, ठीक है ना। माइनस वैल्यू ऑफ डेट था यहां पे 54 लाख। आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 27,60,000। तो यहां पे फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे 27,60,000। वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस डाल के आपके पास KE आ जाएगा। $25.04% वही आया है, चेक कर ले एक बारी। ठीक है, तो आपके पास KE भी आ गया और कंपनी बी का KE तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। अब एक काम करते हैं, लास्ट चीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो कंपनी ए का निकाल रहे हैं ये, क्योंकि कंपनी बी में तो फिर मैं वही लिख दूंगा के ई इज इक्वल टू के ओ, अनलिवर्ड है, डेट है ही नहीं, ठीक है ना। यहां पे कैपिटल, यहां पे वैल्यूज, यहां पे कॉस्ट और यहां पे WACC। तो सबसे पहले इक्विटी, और इक्विटी की वैल्यू अभी आपने निकाली 27,60,000 और केई आपने अभी निकाला, कितना आया था 25.04%, एक लिवर्ड फर्म का। उसके बाद डेट 54 लाख था। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में मैंने सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट लिख दिया था, यहां मत लिख देना क्योंकि टैक्स रेट है। अब तो पूरा फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, इतना तो लगा सकते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो मैं इसको वर्किंग नोट नंबर 3 में लिख देता हूं, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इतना फॉर्मूला तो हम लगाएंगे। कूपन रेट था 12%, 1 माइनस 40% का टैक्स, आपके पास KD आ जाएगा 7.2%, ठीक है ना। तो यहां पे हमने 7.2% लिख दिया, इसी के नीचे वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस डाल देते हैं बस। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 25.04%। इसका टोटल था बाय द वे आपके पास 81,60,000, ये आएगा ना, हाँ जी। तो 25.04% मल्टीप्लाई बाय 27,60,000 डिवाइडेड बाय 81,60,000 और इसी तरीके से 7.2% मल्टीप्लाई बाय 54 लाख डिवाइडेड बाय 81,60,000। आपके पास यहां पे टोटल आ जाएगा जो कि आपका WACC होगा कंपनी ए का। तो ये आएगा आपके पास 25.04 मल्टीप्लाई बाय 27,60,000 डिवाइडेड बाय 81,60,000, 8.47 राउंड ऑफ करके परसेंट। यहां पे 7.2 मल्टीप्लाई बाय 54 लाख डिवाइडेड बाय 81,60,000, ये आ जाएगा 4.76%। ऐड करेंगे 8.47 प्लस 4.76, 13.23% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया कंपनी ए का। और कंपनी बी के लिए हम सीधा सीधा यहां पे लिख देते हैं WACC KO ऑफ कंपनी B इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू 18%, क्योंकि कोई डेट था ही नहीं। एंड दिस इज इट। ये था आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन यही था और एज सच मुश्किल तो ये भी नहीं था। आई गेस पूरा टेस्ट आपसे ढंग से हो गया होगा और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आई गेस आपको इस डिस्कशन से क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में अपने FM के।